Hi guys, welcome to our YouTube channel Home Educators. I hope you guys are doing good, great and amazing. So in today's lecture we will talk about your first chapter which is World since 1981. But I thought before we tap into the world since 1991 थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि एग्जैक्टली बिफोर कोल्ड वॉर क्या चेंजेस हुए थे, क्या क्या इंस्टेंसेस हुए थे विच लेड अस टू आफ्टर कोल्ड वॉर डेवलपमेंट्स. ओके, so let's start. ओके, द फर्स्ट वन इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो शुरू हुआ था 1914 के टाइम पे एंड खत्म हुआ 1918 के टाइम पे. सो फर्स्ट क्वेश्चन गोज इज ये वॉर किस रीजंस की वजह से हुआ था. देयर वर फोर मेन रीजंस ग्लोबली. फर्स्ट वन वाज एम, दैट इज मिलिट्री फोर्सेस एंड नेवी फोर्सेस. एवरी यूरोपियन कंट्री स्टार्टेड टू compete इन द बेसिस ऑफ मिलिट्री पावर. हर एक कंट्री से अपना मिलिट्री स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा हाई करने का सोचा दैट लेड टू द competition of each European countries. Second is alliances. By the word alliances, I mean is friendship ties. Every European country secretly made friendship ties. So, for example, if Britain is going to participate in a war, तो सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं पार्टिसिपेट करेगा, उनके साथ साथ जिन्होंने भी एग्रीमेंट साइन किया है कि इवन इफ देयर इज अ वॉर सिचुएशन वी विल डिफेंड यू, वी विल सपोर्ट यू, तो सिर्फ ब्रिटेन नहीं बट उनके साथ जितने भी कंट्रीज होते, फॉर एग्जाम्पल फ्रांस, जर्मनी, जितने भी है, दे विल पार्टिसिपेट इन दैट वॉर टू. तो दैट इज अलायंसेस. यू मेक फ्रेंडशिप टाइज इन दिस मोटिव कि यू डिफेंड और सपोर्ट देम ड्यूरिंग वॉर लाइक सिचुएशंस. थर्ड इज इम्पीरियलिज्म. देयर वाज अ फाइट फॉर लैंड. एशियन अफ्रीकन कंट्रीज में जितने भी लैंड्स थे, यूरोपियन कंट्रीज स्टार्टेड टू फाइट फॉर दैट. So again, the third competition between European countries, and the last one was nationalism. You guys know really well what is nationalism, but nationalism happened in such a way कि वो बहुत ज़्यादा aggressive हो गया था. हर एक European countries wanted their country to lead in, their country to have dominance over all country. So that are the four, these are the four reasons जिसके वजह से first world war actual में हुआ था. Now किन लोगों के बीच में हुआ था? The first one are allied powers and second is central powers. Allied word comes from alliances. सेम ही मीनिंग है फ्रेंडशिप टाइज बनाना टू डिफेंड और सपोर्ट ईच अदर ड्यूरिंग वॉर सिचुएशंस. नाउ दीज आर द कंट्रीज विच रूल्ड अलाइड पावर्स वाला ग्रुप, ब्रिटेन, फ्रांस, यूके, यूएसए. इनका आइडिया यही था दैट यू डिफेंड एंड सपोर्ट ड्यूरिंग वॉर लाइक सिचुएशंस एंड ऑल्सो मेंटेन पीस. बट ऑपोजिट टीम में यू हैव सेंट्रल पावर्स. दे हैड अ डिफरेंट आइडियोलॉजी रिगार्डिंग कि हमें सिर्फ पीस मेंटेन ही नहीं करना है, वी वांटेड टू रूल द वर्ल्ड, वी वांटेड टू what do you say, कंट्रोल करना है, डोमिनेंस करना है. दैट वाज देयर आइडियोलॉजी. सो हु वर द सेंट्रल पावर्स? जर्मनी, बल्गेरिया, ऑस्ट्रिया हंगेरी एंड ओटोमन एम्पायर. सो इन दोनों के बीच का वॉर शुरू हुआ था 1914 के टाइम पे एंड जब खत्म हुआ था 1918 के टाइम पे, कौन जीता था? अलाइड पावर्स जीते एंड सेंट्रल पावर्स हार गए थे. इन दिस पीरियड दे उनको बहुत ही हैप्पी रियलाइजेशन हुआ कि ओ नाइस, वर्ल्ड वॉर शुरू तो हो गया बट खत्म करने के टाइम पे इट्स जस्ट नॉट टू वर्ल्ड्स कोलाइडिंग विद ईच अदर बट एट द सेम टाइम मैसिव डिस्ट्रक्शन भी होता है इस टाइम पे. इकोनॉमी इंस्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट्स हो जाता है मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए, तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल भी इंस्टेबलाइज हो जाता है. तो हाउ विल यू ओवरकम दिस? तो इस एक हैप्पी रियलाइजेशन से दे थॉट वी हैव टू डू समथिंग ताकि ये वॉर वापस से हो ना, आगे और कंटिन्यू ना हो, एस्केलेट ना हो. तो दे थॉट ऑफ क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ईच एंड एवरी अदर कंट्री came together, each and every other's country leaders came together, talked about the disputes that they already have and sorted it out. That was their main ideology कि peace promote करना है, at the same time कोऑपरेशन बनाए रखना है. तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम इज लीग ऑफ नेशंस. हर एक कंट्रीज एक साथ मिलके पीस प्रमोट करी, एट द सेम टाइम दे आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर. सो दिस केम इनटू फोर्स January 10 and 1920 and its aim was to promote peace and cooperation. But somehow League of Nations got weakened somewhere and वो prevent नहीं कर पाया the second world war. तो we come to the second world war slide. How did second world war happen now? तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, जर्मनी हैड टू फेस अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस बिकॉज इट वाज जर्मनी हु स्टार्टेड द वॉर. तो हर एक कंट्री ने जर्मनी के अगेंस्ट जाके बोला दैट यू विल हैव टू साइन अ ट्रीटी, एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा कि वॉर आपके वजह से शुरू हुआ है, तो यू विल हैव टू पे फॉर दिस मैसिव डिस्ट्रक्शन दैट यू हैव क्रिएटेड. तो उनको बोला गया था कि यू हैव टू पे हैवी पेनाल्टीज एंड दिस वे समहाउ जर्मनी लॉस्ट इट्स ओन टेरिटरी.
तो दिस क्रिएटेड अ लॉट ऑफ केओस इनसाइड जर्मनी पीपल एंड वहाँ के सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था। दे गॉट एंग्री, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस चीज़ पे कि हमारा कंट्री सफ़र कर रहा है। देयर इकोनॉमिक पावर गॉट लूज़न्ड एंड देयर पॉलिटिकल सिस्टम गॉट वीकेंड एंड ड्यू टू दिस तभी के टाइम पे जर्मनी में जो लीडर था, ही वाज अडोल्फ हिटलर। सो ही टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन एंड ही सेड कि अभी इसमें रिवेंज ले सकते हैं हम इस चीज़ का, कि हमारे ऊपर जितना भी सफरिंग थोपा गया है, हम हमारे थ्रू जितना भी हैवी पेनल्टीज पे किए गए हैं, वी विल रीपे दैट बाय टेकिंग एन रिवेंज। तो that was the main reason why Second World War happened exactly. Germany thought of taking an revenge against Allied power, बट समहाउ अगेन सेंट्रल पावर्स हार गए एंड अलाइड पावर्स जीत गए थे। तो वापस से दे डिड एन मीटिंग सेइंग कि यार लीग ऑफ नेशंस तो वीकन हो गया, लीग ऑफ नेशंस वाज वे आउट ऑफ लीग टू प्रिवेंट द नेक्स्ट अपकमिंग वॉर। तो दे थॉट कि अभी सिर्फ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं बनाते जो पीस एंड कोऑपरेशन ही प्रमोट कर रहा है, बट एट द सेम टाइम वी डू समथिंग डिफरेंट विच कंसोलिडेट्स द ऑर्गेनाइजेशन, विच मीन्स सिर्फ पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन नहीं करते, एक काम करते, आगे आने वाले जितने भी वॉर्स है उसको प्रिवेंट करने के लिए एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट कर लेते हैं। तो दैट्स हाउ दे क्रिएटेड यूनाइटेड नेशंस। देयर मेन आइडियोलॉजी वॉज दिस ओनली कि सिर्फ पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने से कुछ नहीं हो रहा है, you should also intervene between wars before they actually happen. So for example, अगर ब्रिटेन और फ्रांस वॉर करने वाले हैं तो यूनाइटेड नेशन विल इंटरवीन, हेल्प करेगा टू सॉर्ट देयर प्रॉब्लम्स एंड द डिस्प्यूट्स, ताकि वो वॉर लाइक सिचुएशन लीड ही ना करे। तो दैट्स द आइडियोलॉजी ऑफ यूनाइटेड नेशन। यही टास्क है यूनाइटेड नेशन का। तो दैट केम इनटू फोर्स ऑन 24 October 1945. The main aim was save succeeding generations from scourge of war by maintaining peace and security. नाउ अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो ही गया था, बट व्हाट हैपेंड इज दैट सारे कंट्रीज कुड नॉट ओवरकम द इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, पॉवर्टी, जो भी स्टेबिलिटी था उनको गवर्नमेंट रन करने के लिए, दे कुड नॉट ओवरकम इट। But there were only two countries which overcome so well that उनका economic strength इतना ज़्यादा बढ़ गया था that they had did progress in technology, in every other sector, politically, economically, हर एक sector में उन्होंने बहुत ज़्यादा progress किया था। There were only two, those were USA and USSR. बट अभी यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में कंपटीशन होना शुरू हो गया था, बट इनडायरेक्ट कंपटीशन। For example, USSR started to spread rumors about USA. They started to make USA feel inferior towards them. तो यही है पूरा जो इनडायरेक्ट कंपटीशन हो रहा है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, दैट इज नोन एज कोल्ड वॉर, अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू नेशंस और 2 or 3 नेशन विच इन्वॉल्व्स नो मिलिट्री एक्शंस, जहाँ पे डायरेक्ट मिलिट्री वॉर नहीं हो रहा, देयर इज नो डायरेक्ट कॉम्बैट, बट इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन किया जा रहा है। तो इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन कैसे किया जा रहा है? देयर आर 3 फैक्टर्स। फर्स्ट इज ऑपोजिट आइडियोलॉजीज, बहुत ही कॉन्ट्रास्ट व्यूज है कि हाउ टू रन अ गवर्नमेंट, राइट। एंड सेकेंड इज देयर इज नो डायरेक्ट कॉम्बैट, डायरेक्ट मिलिट्री फोर्सेज लेके वॉर नहीं किया जा रहा है, बट एट द सेम टाइम देयर इज सम काइंड ऑफ वॉर। थर्ड इज रूमर्स फैलाए जा रहे हैं एक दूसरे कंट्रीज के बारे में, देयर इज स्पाई फॉर दैट कंट्री कि ये लोग क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। एंड या दीज आर द साइंस कि कोल्ड वॉर एग्जैक्टली कैसे हो रहा है करके। तो यूएसए एंड यूएसएसआर ट्राई टू रिड्यूस ईच अदर्स पावर एंड दैट्स हाउ वी केम टू नो कि कोल्ड वॉर चल रहा है यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में। Okay, so as I said, ki there are opposite contrast views of USA and USSR, but opposite ideologies in what sense? How to run a government. So, for example, America took leadership of capitalist countries and Soviet Union took leadership of socialist countries. Capitalist countries and socialist countries. Before jumping कि capitalist countries को under ले लिया, इन्होंने इनका leadership ले लिया, let's understand capitalism क्या है. Capitalism, in simple words, capitalist countries are the ones who give much more importance to private enterprises, profit motive रहता है उनका, and very limited government interference. Government interference होता है, but it is very limited up to the bar. And socialist, जो socialist countries जो भी socialism follow करते हैं, socialist countries are the ones who give priority to public sector. They are more inclined towards cooperating with each other and equally promoting the goods and services that have been provided to them.
सो दीज वर द टू आइडियोलॉजीज दैट डिफरेंट दीज वर द टू आइडियोलॉजीज दैट कंट्रीज एट। तो अमेरिका ने जितने भी कंट्रीज जो कैपिटलिज्म फॉलो कर रही थी उनको अपने अंडर ले लिया, एंड सोवियत यूनियन जितने भी कंट्रीज सोशलिज्म को फॉलो कर रही थी उनको अपने अंडर ले लिया। सो दिस पार्टीशन ऑफ मैं ये कंट्री ले रहा हूँ, मैं ये कंट्री ले रहा हूँ, whoever is going to participate in capitalism on how to run government will take up that countries. This division led to division of countries, Europe, Germany and Berlin. तो दो हिस्सों में बढ़ गया था, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। तो आई शो यू मैप वाइज कि कैसे। तो सोवियत यूनियन जो भी रेड कलर में दिख रहा है, सोवियत यूनियन टुक ऑन वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज एंड यूएसए टुक अपॉन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। यू कैन सी द पार्टीशन। रेड कलर सोवियत यूनियन कौन से कंट्रीज थे जो सोशलिज्म को फॉलो कर रही थी उनको अपने अंडर ले लिए थे इन्होंने, एंड एट द सेम टाइम यूएसए कौन से कंट्रीज कैपिटलिज्म को फॉलो कर रही थी उनको अपने अंडर ले लिया था। तो फॉर एग्जाम्पल सोवियत यूनियन टुक अपॉन ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, जेकिया, जेकिया इज जस्ट जेगोस्लोवेकिया, उसका शॉर्ट फॉर्म है, हंगेरी, रोमानिया, बल्गेरिया, एंड देन यूएसए, बेल्जियम, वेस्ट जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। So this is the division, simple division on how each country took upon the leadership based on ideologies कि कैसे देश को चलाना है, सोशलिज्म वाया या कैपिटलिज्म वाया। सो दिस इज जस्ट अ जस्ट टेबल है कि कौन से कंट्रीज किसके अंडर आ रहे हैं। ईस्टर्न यूरोपियन यूएसएसआर के अंडर है, तो कौन से कंट्रीज फॉलोअर्स हैं उनके, पोलैंड, बल्गेरिया, जेकोस्लोवेकिया, हंगेरी जो हम लोग ने अभी पढ़ा, एंड आइडियोलॉजी सोशलिज्म, इकोनॉमिक्स सिस्टम कौन सा है उनका, पब्लिक सेक्टर है। वेस्टर्न यूरोप यूएसए फॉलोअर्स कौन कौन से हैं, आइडियोलॉजी इज कैपिटलिज्म, इकोनॉमी इज डेमोक्रेटिक। सो दिस इज द पार्टीशन कि कैसे हर एक कंट्री ने अपने अपने हिसाब से एक एक गवर्नमेंट को कैसे रूल करना है वो अपने अंडर ले लिया था। दैट इज हाउ द कोल्ड वॉर एक्चुअली लेड। इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन किया जा रहा है बेस्ड ऑन आइडियोलॉजीज ऑन हाउ टू रन द गवर्नमेंट। ओके, सो हाउ डिड कोल्ड वॉर एग्जैक्टली एंड। सोवियत यूनियन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए थे। ऑफ कोर्स यूएसए वाज द सुपर पावर, सोवियत यूनियन वाज आल्सो द सुपर पावर, दोनों का इनडायरेक्ट कंपटीशन चल ही रहा था इतने देर से। बट समवेयर जैसे मैंने कहा सोवियत यूनियन फॉलोड सोशलिज्म, यहाँ जहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम में गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो पब्लिक सेक्टर यानी कि अपनी सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फोकस किया था मशीनरीज पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, मिलिट्री स्ट्रेंथ पे। बट ये सारी चीज़ों को फोकस में रखते हुए बाकी सारी चीज़ें यानी कि जो सिटीजन्स है उनके राइट्स, उनका ह्यूमैनिटेरियन राइट, सब कुछ समवेयर गॉट इग्नोर्ड, एंड वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा अपसेट फेस करना पड़ा था। देयर वाज लॉट ऑफ सफरेजेस ड्यू टू दिस। सो इसकी वजह से माइकल गॉर्बाचेव जो लीडर थे उस टाइम के, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स निकाले टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन। बट अगेन देयर वाज वन इंस्टेंस जहाँ पे 1980s के टाइम पे, जहाँ पे सोवियत यूनियन was focusing more on oil and gas production, they had to face a lot of loss due to the prices that went down in the oil and gas production list। तो उसकी वजह से वापस इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इंस्टेबलाइज हो गई थी, एंड द सिटीजन्स there had to face a lot of suffrages, there was shortage of food, clothing, shelter। तो इसके बाद माइकल गोर्बाचेव ने समहाउ टू रीगेन इट बैक, उन्होंने ऐसे दो रिफॉर्म्स निकाले थे, ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रॉइका करके। ग्लासनोस्ट इज बेसिकली ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस रखना कि गवर्नमेंट एग्जैक्टली क्या कर रही है सिटीजन्स के लिए। यू आर saying that to the citizens कि ट्रांसपेरेंसी रख रहे हो बेसिकली, the citizens know what is happening inside the government। At the same time, there was also perestroika reform, which is known as restructuring। Michael Gorbachev thought कि इकोनॉमी का फिक्स करने का एक ही तरीका है, that you show transparency। तुम citizens को बताओ तुम्हारे इकोनॉमिक यानी कि तुम्हारे पैसों से हम क्या क्या कर रहे हैं। But that Michael Gorbachev thought कि that would somehow refix the whole scenario। But वो और ज़्यादा वर्सन हो गया था, एंड पब्लिक inside the Soviet Union felt as if इकोनॉमी और गवर्नमेंट से अभी कुछ होने नहीं वाला है, एंड वी हैव टू प्रोटेस्ट समहाउ टू प्रोटेक्ट आवर राइट्स। So that leads to me the second point, East European protest। Many people started to protest en mass and started to take their own rights क्योंकि गवर्नमेंट तो उनके राइट्स के लिए कुछ कर नहीं रही थी। They were just trying to focus on the military strength, etc. etc। सो दैट वाज अ रीज़न जहाँ पे यूरोपियन पीपल ने बहुत ज़्यादा मास में प्रोटेस्ट किया, एंड दैट समवेयर लेड टू द बर्लिन वॉल फॉल।
जैसे मैंने कहा तुम लोग को वो डिवीजन ऑफ यूरोप में दिखाया था, 3 डिविजन्स बन गए थे, ईस्टर्न यूरोपियन एंड वेस्टर्न यूरोपियन तो हो ही गया था 2 डिवीजन, बट कौन से कंट्रीज़ में? जर्मन, बर्लिन एंड यूरोप में, ये 3 कंट्रीज़ में डिवीजन हो गया था। तो बर्लिन में जब डिवीजन हुआ था, तो ईस्ट जर्मन को वेस्ट जर्मन में क्रॉस नहीं करने के लिए दे हैड पुट अप अ वॉल बिटवीन। तो वो जो वॉल है दैट इज़ कॉल्ड एज़ बर्लिन वॉल। तो जब मास प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो वो बर्लिन वॉल को तोड़ना पड़ा था, क्योंकि इट वाज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन इनसाइड द सोवियत यूनियन। तो इसलिए ये बर्लिन वॉल फॉल हुआ था नवंबर 9, 1918 को। तो द वॉल बिल्ट इन 1961 टू कीप ईस्ट जर्मन्स फ्रॉम एस्केपिंग टू वेस्ट बर्लिन। जैसे मैंने कहा, यहाँ के सिटीजन्स दे कांट गो एंड वर्क देयर और दे कांट मीट देयर फैमिली। तो इसलिए एक दीवार बनाई गई थी कि यहाँ से वहाँ कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा बेसिकली। तो वो जो भी दीवार थी वो टूट गई थी 1918 के टाइम पे नवंबर में, जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था। एंड दैट समवेयर लीड टू द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, जहाँ पे सोवियत यूनियन धीरे-धीरे डिसइंटीग्रेट होते गया, धीरे-धीरे डिवाइड होते गया। एंड दैट्स हाउ आई एंड माय लेक्चर हियर ऑल्सो। आई होप तुम लोग को इतना तक थोड़ा तो आइडिया मिल ही गया होगा कि हम अगले चैप्टर में क्या एग्जैक्टली बात करेंगे। In the next chapter, we will study about what all post developments have been done after Cold War. तो उसी के बारे में रिविजन होगा। आई होप दिस होल सिनेरियो बिफोर 1991 is clear to you guys. I'll see you in next lecture. Bye bye. Sohum educators, जीत की गारंटी। Sohum educators, मेहनत का है रंग। Sohum educators, और दिन नए इरादे। Sohum educators, सफलता की पता।